हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज जानते हैं एनसीईआरटी साइंस कक्षा छठी के चैप्टर 7 पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों को परीक्षण कीजिए कि आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, तो कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं, तो कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, तो कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। अपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक अनेक हरे पौधे को देखे होंगे। आइए हम इनके विभिन्न विभिन्न भागों के विषय में जाने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। अब क्या क्या चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ें, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। चित्र 7. इन पौधे का भाग दिया गया है चित्र 7.1। देखिए, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चित्र 7.2। चित्र 7.2 या चित्र 7.2 प्रकृति भ्रमण। 7.1 शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए और जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, तने को स्पर्श कीजिए। यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं, और लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। सारणी 7.1 में पौधे के संबंध दिए गए हैं कि पौधे का नाम दिया गया है टमाटर। कॉलम 1 ऊंचाई दी गई, ये मुझसे छोटा है, हरा है हाँ, कोमल है हाँ, मोटा नहीं दिया गया, कठोर नहीं दिया, तने के आधार से नहीं दिया गया, तने के ऊपर से नहीं दिया गया। पौधे का स्वर्ग क्या, या पौधे का स्वर्ग क्या है? शाक है। ये आम दिया गया कि मुझसे बहुत लंबा है हाँ, इसमें दिया गया। इसको दोस्तों एक बार पढ़ के देखते, ये उसका पौधे का स्वर्ण क्या है? ये वृक्ष है। आम क्या है? वृक्ष है। ये तने के ऊपर से होते हैं हाँ, ये कठोर होता है हाँ, मोटा होता है हाँ, इसमें दिया गया है। नींबू देखिए, नींबू के बारे में देखते हमसे थोड़ा लंबा होता है, इसमें दिया गया हाँ। इसमें हरा होता है, नहीं दिया गया है। इसे कोमल होता है, नहीं दिया गया है। मोटा होता है, नहीं दिया गया है। कठोर दिया है हाँ। इसे तने के आधार से होता है हाँ, इसमें दिया गया है। इसमें तने के ऊपर से दिया गया, नहीं दिया गया है। पौधे क्या सोने क्या है? ये झाड़ियाँ होता है। इसी तरह नींबू के देख लिए थे। आइए आगे बात करते हैं कि हम ये जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार पर अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं, और हम प्रक्षेपित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप अधिक पौधों के लिए एक या दो या तीन एक या दो एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरिए। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं, और कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार को प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। तो क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उड़ाते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाए गए। देखते हैं 7.3 में। देखिए दोस्तों, चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। चित्र 7.3 में ए में देखिए, ए में शाक है, ए में इसको शाक बोल सकते हैं, बी में झाड़ी बोल सकते हैं इसको, सी में इसको वृक्ष बोल सकते हैं दोस्तों, सी में वृक्ष बोल सकते हैं। देखिए शाक कैसा होता है, और झाड़ी कैसा होता है, वृक्ष कैसा होता है। तीनों में आप डिफरेंस देखो दोस्तों क्या होता है। शाक में पत्ती होते हैं, उसका जो तने है ना पतला होते हैं। झाड़ी में देखो थोड़ा उससे मोटा रहता है, वृक्ष में उससे और मोटा होते हैं वो तने। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाक कहते हैं। हरे एवं कोमल पौधे वाले पौधे क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 7.1 में दिखाए गए हाँ, चित्र 7.1 में दोस्तों यहाँ हमने देख लिया कि शाक को चित्र 7.1 में यहाँ हमने देख लिया। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं हाँ, इसमें शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं हाँ। तना होते हैं जो अधिक मोटा नहीं होते हैं, उसे झाड़ी कहते हैं। ये चित्र 7.3 में बी में देखें, सॉरी यह बी में दिखाया गया झाड़ी को दोस्तों, ये झाड़ी दिखाया गया। इसमें तना होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं, ठीक है, शाक की अपेक्षा।
इस तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे उच्च उच्च होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। और दोस्तों वृक्ष को आपने देखे हैं, इसके तने इतने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे भूमि शाखाएं अधिक ऊंचाई तक तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। चित्र 7.3 में वृक्ष को आपने देखा होगा। ये इसकी जड़ें बहुत लंबे होते हैं। देखते हैं कि आगे उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधे को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। 7.1 को कॉलम को भर सकते हैं, कॉलम 4 को भर सकते हैं। 7.1 सारणी देखो पीछे है दोस्तों, उसको देख करके आप भर लेना। आइए आगे बात करते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, जैसे विश्वव्यापी लता, जिसे विश्वव्यापी लता कहते हैं। यहाँ विश्वव्यापी लता को दर्शाया गया कि जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे के आरोही पौधे कहते हैं। किसी ढांचे की सहायता से वो ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे आरोही कहते हैं। जिसे चित्र 7.4 में दिखाया गया है कि आरोही झाड़ी के ये शाख झाड़ी एवं पेड़ों से भिन्न होते हैं। जो किसी की सहायता से चढ़ जाते हैं उसको आरोही कहते हैं, किसी वृक्ष की सहायता से। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे, तो अपने घर अथवा विद्यालय में पाई जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। विसर्पी। आइए बात करते हैं तना के बारे में। 7.2 तना क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: एक गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधे तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाख के तने को आधार से काटकर गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। चित्र 7.5 में दिखाया गया ये तना क्या कार्य कर सकता है। तो अगले दिन शाखाओं को अवलोकन कीजिए कि क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं। यदि हाँ तो आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो आप तने को मोटाई में काट कर चित्र 7.6 जैसे दिखाया गया है, तो इसे लाल रंग को देख सकते हैं। तो चित्र 7.6 में देखिए लाल रंग को दिखाया गया है, तो काट करके दिखाया गया है, तने को काट करके, तने को मोटाई में काट कर। इस क्रियाकलाप में तने में जल के ऊपर चढ़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तने में जल ऊपर चढ़ता है, ये दिखाया गया तने में जल कैसे ऊपर चढ़ता है। ये क्रियाकलाप हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। हाँ दोस्तों, तना क्या करता है? तना कहते हैं जल का संवहन करता है, जल को ऊपर की ओर ले जाता है। लाल स्याही की भांति जब जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है, तो तब तक खनिज तने की पत्ती नालिकाओं द्वारा पत्तियों में तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पहले ने सफ़ेद फूलों वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया है। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही को कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया और उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे भाग सी को सी में रखा। चित्र 7.7 में पहले के फूल, चित्र 7.7 में दिखाया गया दोस्तों। यहाँ चित्र 7.7 उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीला स्याही की कुछ बूंदें डाली। गिलास एक के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पकड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। तो जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा तब क्या आपने ध्यान दिया कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के ऊपर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? क्या इससे पहली द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। 7.3 पत्ती। पत्ती। आपने आसपास के पौधे की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चमटे हरे भाग को पलक कहते हैं। चित्र 7.8 में दिखाया गया कि
पटल दिया गया है, पर्ण या पर्णवृत्त दिया गया, पटल दिया गया, ये दर्शाया गया किसको कहते हैं, पर्णवृत्त इसको कहते हैं, पटल दिखा गया इसको और इसको कहते हैं। पत्ती के चमटे भाग को पलक कहते हैं 7.8 में। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप आपको पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप थर्ड, दोस्तों क्रियाकलाप थर्ड, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिनके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को गिरा सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। जी दोस्तों, जो पत्ती के जो बीच मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है तो मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों के सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास या जालिका कहते हैं। जालिका रूपी कहलाता है। चित्र 7.10 ए में सिरा विन्यास दिखाया गया। चित्र देखते हैं, सॉरी दोस्तों देखिए, चित्र 7.10 ए में पत्तियों में सिरा विन्यास दिखा गया है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे के समांतर होते हैं। हाँ दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए ये सिरा दिखाया गया, ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे चित्र 7.10 बी में, दोस्तों चित्र 7.बी में दिखाया गया है समांतर सिरा विन्यास को, सॉरी 7.बी में दिखाया गया है, ये इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है जो जालिका रूपी में बी में। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियों क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री ये साग या पौधा या पॉलीथीन के। क्रियाकलाप 4 देख रहे हैं कि आवश्यक सामग्री साग, पौधा, पॉलीथीन के दो पारदर्शी थैले तथा कुछ भाग। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको को स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। चित्र 7.11 में दिखाया गया है। चित्र 7.11 में पत्तियों का क्या कार्य दिखाया गया है। पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली की आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखेंगे कि क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब पॉलीथीन से बांध देते हैं दोस्तों तो पत्ती से कुछ वाष्पोत्सर्जन होती है, तो उस जल के रूप में, वाष्प के रूप में पत्ती के ऊपर जो बांधे उसके ऊपर दिखाई देते हैं। इस क्रियाकलाप को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं और आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों को वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? इस प्रक्रम का नाम बताइए जिनके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन में थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। पत्तियों का और भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्लिट, बीकर, परखनली, बर्नल, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलय। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्लिट डाल जिससे पानी उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर निकल जाता है। तो अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल में भली भांति धोइए। अब इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलय की कुछ बूंदें डालिए। चित्र 7.12 में देखिए दोस्तों, 7.1 में पत्ती में क्या होता है ये क्रियाकलाप। टिप्पणी देखते हैं कि क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्लिट को गर्म करना होता है अतः अध्याय को कक्षा में यह स्वयं करके दिखाना चाहिए। इसमें बोला गया इसी में टिप्पणी में कि
क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पीड को गर्म करना चाहता है तो अध्यापक को कक्षा में यह परिश्रम करके दिखाना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों विभिन्न पोषकों की उपस्थिति के परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? तो हमें अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। अध्याय 2 में देखा था हमने। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं दोस्तों? ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के उदाहरण पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक साथ उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लिष्ट भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषित किया तथा यह पौधे के किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुँचा? इसे जानने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप को कुछ दूरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को एक अथवा 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इन पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इन पौधों को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे कि क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसे मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज के ढके भाग में नहीं। उसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। चाहिए अब तक हमने क्रियाकलाप किए गए उनमें से हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, तो पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा हरा से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। आइए बात करते हैं कि 7.4 जड़ के बारे में। चित्र 7.13 में पौधे का जल देना दर्शाया गया है कि चित्र 7 ध्यान को देखिए। पहली और भुजों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। क्रियाकलाप 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे दो पौधे सावधानी से उखाड़िए और ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए और चित्र 7.14 ये में दिखाया गया है दोस्तों। चित्र 7.1 में दिखाया गया है कि जड़ सहित खरपतवार। दूसरे पौधे में जड़ों को काट दीजिए और उसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 7.14 बी में उसकी जड़ें का काट दिया गया। इसमें दिखाया गया जड़ को खरपतवार रहित काट दिया गया। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए कि क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधे में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक ही जड़ें नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ें के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री मक्का, चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल 2 कटोरियाँ लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 या 4 बीज, दूसरे में मक्का के दाने रखिए और जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। चित्र 7.15 में दिखाया गया है दोस्तों। चित्र 1.5 में रुई पर नवोदित दिखाई दिया गया। क्या नवोदित सरलता से रुई के बाहर खींचाता है? ये क्यों? रुई से बाहर नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींचाता है। ये दिया गया है तो रुई पर सरलता से देखो दोस्तों, ये दिखाया गया सरलता से खींचे बाहर चलाते इसमें दिखाया गया रुई। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रहती है। इन्हीं मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8। चित्र 7.16 ए में एवं 6.16 बी को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। बोलते हैं कि इसमें देखिए चित्र 7.16 ए में की जड़ें और चित्र 7.16 की जड़ें देखिए। चित्र 7.16 ए, चित्र 7.16 बी को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए और यह चित्र 7.16 ए को समान दिखाई
दिखती है तथा चित्र 1.6 बी की तरह। ये दोनों को देखते तो सॉरी, ये दोनों 6.16 ए और बी को दोनों को देखते हैं, क्या दोनों समान दिखाई देते हैं दोस्तों? इसमें ये देख रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि समान दिखता है अथवा चित्र की तरह। तो मक्का के पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? जड़ों में आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। मक्का और चना के चित्र के को अध्ययन करके वो बोलते हैं कि लिखने के लिए। चने और मक्के की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाइए। क्रियाकलाप 9। क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी खोदकर अलग कर उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.117 ए की तरह और अथवा चित्र 7.1 बी की तरह? देखते हैं चित्र 7.1। देखिए चित्र 7 ए में चित्र 7.17 ए मूला जड़ दिखाया गया और चित्र 7.17 बी में रेशेदार जड़ दिखाई। इसमें देखिए रेशेदार जड़, इसमें मूला जड़ दिखाई गया। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूला जड़ कहते हैं। इसकी मूला जड़ दिखाया गया दोस्तों, चित्र 7.17 ए में मूला जड़ दिखाई गया। कि छोटी जड़ों को या पार्श्व जड़ भी कहते हैं, छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ भी कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी में के समान है उनमें कोई जड़ नहीं होती है। चित्र 7.1 बी में देखिए दोस्तों जो समान होते हैं उसमें कोई जड़ नहीं होते हैं, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। तो मुख्य जड़ की बात करते हैं। इसमें चित्र 7.17 एक में मुख्य जड़ दिखाई दिया गया। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ये मुख्य जड़ दिखाई दिया गया। इसमें मुख्य जड़ नहीं है, इसमें एक जैसे रीढ़ की हड्डी की तरह नहीं होता है दोस्तों, ये मुख्य जड़ दिखाई, इसमें मुख्य जड़ नहीं होते। सभी पौधे एक समान दिखाई देते हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़, इसमें रेशेदार जड़, इसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। झकड़ा जड़, रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधे की उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार पौधे वाले जड़ों को समूह बी में रखिए तथा समूह ए के पौधे को पत्तियों को देखिए, उनका शिरा विन्यास किस प्रकार का होता है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार होता है। ए और बी का शिरा विन्यास देखिए दोस्तों। ए का शिरा विन्यास देखिए क्या कैसे होता है। ए का शिरा विन्यास दोस्तों इसमें देखिए कैसे होता है और बी का शिरा विन्यास देखिए इसमें कैसे, इसमें झाड़ी जैसा होता है। इसमें एक मुख्य जड़ें होते हैं। इसमें दोस्तों एक मुख्य जड़ें होते हैं। देखिए इसमें एक मुख्य जड़ें ये दिखाई देगा, इसमें मुख्य जड़ें नहीं है तो होते हैं, ये झाड़ी होते हैं, इसमें झाड़ी नहीं होते हैं। बी में झाड़ी होते हैं, ए में झाड़ी नहीं होते हैं। देखिए इसमें झाड़ी नहीं है, इसमें झाड़ी दिखाई दिया है। बीम पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का शिरा विन्यास। अब बुझो कि मस्तिष्क में एक अजब विचार आया कि यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की होती हैं तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। हाँ, उसका देते। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे या जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? सारणी 7.2 जड़ के प्रकार व पत्तियों में शिरा विन्यास किस प्रकार होते हैं? पौधे के नाम और शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार इसमें बोलते हैं, उसमें बोल रहे हैं कि भरने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। पौधे के नाम, शिरा विन्यास तथा जड़ के प्रकार। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग चित्र 7.18 की तरह कार्य करता है? चित्र 7.18 एक तना दो तरफा मार्ग की तरह काम करता है, इसमें दिखाया गया है। चित्र में लिखिए कि तने कौन से पदार्थ के ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। और आइए 7.5 में देखते हैं कि पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र दिए गए हैं कि 7.19 ए, बी एवं सी में दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं। गुलाब के फूल के देखिए 7.19 में गुलाब के फूल की एक पत्ती विहीन शाखाएं दिखाई गया, बी में पत्ती रहित शाखाएं दिखाई गई और सी में पत्ती एवं पुष्प सहित शाखाएं दिखाई दिया गया। ये गुलाब
कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? चित्र 7.1 ए में पुष्प की रंगे रंगे के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे के होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा तो अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करेंगे। एक अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलंदा उद्दी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वन पुष्पों की गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखते हैं क्रियाकलाप 10, क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प से धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस एवं जल। चित्र 7.20 ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। चित्र 7.0201 का कलिका एवं पुष्प का बोलता है कि ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ये हो गया आपको पंखुड़ी हो गया, इसमें भी ये पंखुड़ी हो गया, बाह्यदल इसको बोलते हैं, इसको भी बाह्यदल, इसमें देखिए ये हो गया बाह्यदल। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ है। जो खिले हुए भाग को देखियो दोस्तों, ये खिले हुए भाग पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी और कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों के भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं? आपके फूल में पंखुड़ियाँ की संख्या कितनी है? इसमें दोस्तों के सारणी 7.3 में पुष्पों का परीक्षण दिया गया है कि क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण सारणी 7.3 में लिखिए और विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अपने परीक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए परीक्षण को पूरा पढ़ लें। आप इस पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे चित्र 7.71 में जो घंटाकार पुष्प को दिखाया गया है, घंटाकार पुष्प को दिखाया गया। चित्र 7.21 की घंटाकार पुष्प की पंखुड़ी की लंबाई काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दें। बोलते हैं कि इसके अंदर भाग को देखने के लिए बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा देते हैं। इसके बाह्यदल, इस पंखुड़ियों और बाह्यदल को हटा देंगे। तो चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए। बोलता है चित्र 7.22 को यहाँ देखो 7.22 को पुष्प के भाग को ध्यान से देखिए। देखिए किसको पुंकेसर कहते हैं, किसको स्त्री केसर, किसको पुंकेसर कहते हैं, किसको स्त्री केसर कहते हैं। ध्यान से देखिए। उसको बोलता है कि अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसको देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। चित्र 7. इसको बोलते हैं कि चित्र 7.23 में इसको पुंकेसर के भाग को ध्यानपूर्वक देखिए कि पराग देखिए। पराग कोष क्या है? ये पराग कोष, इसको देखिए। जो पंखुड़ियाँ बाह्यदल को हटाने के बाद जो बीच में जो बनते हैं, इसको देखिए। इसको तंतु कहते हैं, इसको तंतु कहते हैं। ये पुंकेसर का भाग हो गया। ये पुंकेसर का ये भाग हो गया। इसको जो ये पुंकेसर का भाग हो गया। पुंकेसर और स्त्री केसर कैसे दिखता है? जब हम क्या कहते हैं, बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा देते हैं तो बीच में कौन बचता है? बीच में यही हमको दिखाई देता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये पुंकेसर और ये बाह्यदल और पंखुड़ियों को जब हटा देते हैं तो अंदर में ये 2 चीज दिखाई देते हैं। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। आप पुंकेसर के दोनों भाग को पहचान सकते हैं। दोनों भाग को पहचान सकते हैं। और पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। पुष्प बोलते हैं पुंकेसर संख्या ज्ञात कीजिए। पुंकेसर को चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। बोलते पुंकेसर की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, पुंकेसर की संख्या आप ज्ञात सकते हैं और उसका चित्र बना सकते हैं। देखिए पुंकेसर और स्त्री केसर का। आइए आगे बात करते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ देखते हैं। जो बीच भाग में स्थित होते हैं, जो इसको दोस्तों इसमें दिखाई चित्र
स्त्रीकेसर कहते हैं यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए और चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। इसमें देखिए दोस्तों, चित्र 7.24 स्त्रीकेसर के भाग दिखाए गया है कि ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, सॉरी ये अंडाशय है, ये दिखाया गया है। ये स्त्रीकेसर के भाग है। जैसे दोस्तों हम देखते हैं स्त्रीकेसर, यहाँ देखिए स्त्रीकेसर को, या स्त्रीकेसर को एक स्त्रीकेसर को लिया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों स्त्रीकेसर, ये वाला भाग स्त्रीकेसर लिया गया, उसी में यहाँ स्त्रीकेसर के भाग को दिखाया गया है। स्त्रीकेसर के भाग को यहाँ अंडाशय दिया, वर्तिका दिया गया, वर्तिकाग्र दिखाया गया है। स्त्रीकेसर कहते हैं यदि इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो चित्र पुंकेसर हटा दिया, चित्र 7.24 में दिखाया गया। सही, आपने पुष्प स्त्रीकेसर को उच्च नामांकित चित्र बनाइए। बोलते क्रियाकलाप 11 ये देखते हैं, क्रियाकलाप 11 देखते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 7.24 में दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया चित्र 7.12 में ये अंडाशय दिखाया गया है। अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 7.24 में दिखाया गया है। यह अंडाशय दिखाया गया है दोस्तों, चित्र 7.24 में अंडाशय दिखाया गया है। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 7.25 में दिखाया गया है कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। यहाँ चित्र 7.25 में अंडाशय कीर्तन, तब बी को ध्यान से देखिए, यहाँ बी को ध्यान से देखिए किस प्रकार ये दिखाया गया। अनुदैर्घ्य काष्ठ, इसको एक ए में अनुदैर्घ्य काष्ठ में धैर्य में काटा गया है, बी में अनुप्रस्थ काट में काटा गया है। दो तरह से काटा गया, एगो अनुदैर्घ्य काष्ठ, एगो अनुप्रस्थ काटा गया, अनुप्रस्थ काट। अलग अलग पुष्पों में 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशयों की एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय के काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। अवध लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 7.26 देखिए, चित्र दिखाया गया है। चित्र 7. देखिए दिखाया गया है कि अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काटा गया और अनुप्रस्थ में काटा गया है, दोनों में दिखाई गई आंतरिक संरचना। इसमें देखिए जिसको जब इसको एक को जब लंबाई में काटा गया, देखिए इसकी संरचना कैसी है। जब विजांड है जब इसको अनुप्रस्थ काष्ठ में जब काटा गया, इसकी संरचना देखिए कैसी दिखाई देगी। अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट, सॉरी आंतरिक संरचना दिखा दी 7.26 में। क्या आपको अंडाशय की छोटी गोल संरचना दिखाई देती हैं? इसे बीजांड कहते हैं। इसे बीजांड दोस्तों, यहाँ देखिए इसे बीजांड कहते हैं। ये दिखाई गए, ये बीजांड दिखाई गई। अंडाशय के आंतरिक भाग को अपनी नोटबुक में बनाइए और कुछ और पुष्पों के अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। कि पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़े। नोटबुक में जो कुछ आपने 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो क्या सभी फूलों के बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांग में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिन्हें बाह्यदल और पंखुड़ियाँ समान दिखे हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिन्हें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या और समान होती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसा नहीं होती? विभिन्न पुष्पों के बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित होते हैं। अपने पत्ती, तना, जड़ें के लक्षण एवं कुछ कार्यों को विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे और फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों जितने वर्ड सब दिए गए इसके बारे में हमने पढ़ लिए हैं। इसके बारे में इसके बारे में ये सब के बारे में हमने पढ़ लिए। इसको एक बार दोस्तों अच्छे से पढ़ना, एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, रिवीजन अच्छे से कर लेना इसमें। और जितना सारांश भी देखें, सारांश का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो और इसको अभ्यास करना। एक सारांश का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ना अच्छे से, जितने जो चीज़ बताएं एक बार वीडियो को दोबारा देख के रिवीजन करना। इसको अभ्यास करना दोस्तों, तब अभ्यास करोगे तभी भी ये चैप्टर समझ में आएगा। अभ्यास नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसको अभ्यास करना, एक स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इसको अभ्यास करना। एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको पढ़ना और समझना। तो दोस्तों थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।